तो नीतीश कुमार जी निहायत स्वार्थी किस्म के सिर्फ राजनेता हैं। वो अपने स्वार्थ की राजनीति करते हैं और लालू प्रसाद यादव जी देश की राजनीति और विचारधारा की राजनीति करते हैं। अब उनकी वो जान कहाँ फंसी है कि समय समय पर बीजेपी उनको दबा देती है और वो दब जाते हैं। नीतीश कुमार ने क्या कहा और कब पलट गए, उन बातों पर हम बहुत चर्चा नहीं करना चाहते हैं। नीतीश कुमार एतवार करने वाले नेता नहीं है। इस देश में एकता, इस देश में अखंडता अगर कोई कायम कर सकता है तो मात्र राहुल गांधी कायम कर सकता है। सीना खोल कर खड़ा है, कह रहा है कि चाहे जितने भी सितम तुम करोगे हम सितम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन देश के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। अब जैसे नीतीश कुमार ही आ गए, वो हाफ चड्डीधारी हैं, लेकिन वो खोल ओढ़ लिया कि हम भी गांधीवादी की विचारधारा के हैं। आ गए, लेकिन उनका हसर आपने देख लिया। 3 महीने नहीं बीते, उन्होंने अपनी अपनी औकात दिखला दी। उन्होंने मूल चेहरा दिखला दिया कि नहीं, मैं हाफ चड्डीधारी हूँ। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं पीआरबी और मैं हूं आपके साथ नसीमुद्दीन शेख। देश की मौजूदा राजनीति में इस वक्त भूचाल मचा हुआ है। वैसे तो राजनीति दिल्ली से चलती है, लेकिन इस बार केंद्र में है बिहार और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। पिछले 48 घंटों से भी ज़्यादा हो गई इस कश्मकश में लगी हुई है कि कब ये ऑफिशियली खबर आएगी कि वो पाला बदल रहे हैं या नहीं बदल रहे हैं। इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं वरिष्ठ वक्ता शशिनाथ उपाध्याय जी, जो हर मुद्दे पर अपने खुलकर राय रखते हैं। इनसे बातचीत करते और जानने की कोशिश करते हैं कि देश की मौजूदा राजनीति में ये क्या सोचते हैं। देखिए, जो आप लोग बिहार की चर्चा कर रहे हैं, जो 2-3 दिनों से जो स्थिति बिहार में बनी हुई है, वहाँ कांग्रेस के मुख्य सहयोगी लालू प्रसाद यादव जी हैं। और हमारे जो कांग्रेस की जो विचारधारा है, उस विचारधारा को लेकर हम अपने से लालू प्रसाद यादव को जोड़ते हैं। अच्छा। रह गई बात नीतीश कुमार जी की, नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन के हिस्सा अभी तक हम ये मान के चल रहे हैं कि अभी तक हैं। बीच की परिस्थितियों में कुछ उतार चढ़ाव राजनीति में हुए हैं 1-2 दिनों में, जिसमें अब कौन सा ऐसा प्रेशर उनके ऊपर आया है या भाजपा द्वारा उनको क्या कहा गया है, जिसकी वजह से वो 2-3 दिनों से उठापटक की स्थिति में। नीतीश कुमार तो बस पलटू राम हो गए। देखिए, ये नाम कोई नया नहीं है, ये नाम तो पुराना नाम है उनका। और राजनीति में उनका जो चाल चरित्र चेहरा है, अब इसी नाम से वो फेमस हो चुका है। पलटू राम के नाम से। चूंकि मैं ये नहीं, ये आपने भी कई बार सुना होगा कि बहुत नेता उनको पलटू राम। इकलौते मुख्यमंत्री हैं जो मतलब मुख्यमंत्री बनने के लिए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे रहे हैं। देखिए, एक चीज़ बता दें कि वो हमेशा विगत 20-25 सालों की राजनीति में उनका यही रहा है कि उनका एक टारगेट रहा है कुर्सी, और उस कुर्सी को वो समय समय पर राजनीति की करवट को बदलते रहे हैं। मतलब टारगेट कुर्सी हमसे छूटने न पाए। वो चाहे जिस दल से हमको समझौता करना पड़े वो किए हैं। इंडिया अलायंस उनको संयोजक बनाया जा रहा था, बाद में वो भी रद्द हो गया, फिर तो इंडिया अलायंस कमजोर ही हो जाएगा। देखिए, इंडिया अलायंस का संयोजक ये चर्चा इस तरह की थी, लेकिन ऐसा कुछ ऑफिशियल, वही मैंने कहा, ऑफिशियल कुछ नहीं था कि उनको इंडिया अलायंस का संयोजक बनाया गया या बनाने की चर्चा कोई ऑफिशियल या कांग्रेस पार्टी की तरफ से या कहीं से वो बातें नहीं आई। ये चर्चा थी। लेकिन अगर ऐसा हो गया होता, मैं एकदम खुल के ये बात कह रहा हूँ, तो शायद उनका जो चरित्र है, कभी इस तरफ कभी उस तरफ, इधर पलट जाना उधर पलट जाना, तो उसका नुकसान ज्यादा होता कांग्रेस पार्टी को। नहीं, उसका नुकसान गठबंधन को ज्यादा होता। हाँ, इसलिए तो वो नहीं हुआ। इसके लिए मतलब ये अच्छा हुआ। फिर तो नीतीश कुमार भी कह रहे थे कि अब मरना पसंद करेंगे, लेकिन बीजेपी के साथ जाना नहीं पसंद। देखिए, नीतीश कुमार जी कई बयान ऐसे दे चुके हैं। अच्छा। कोई ये नया बयान नहीं है कि हम मरना पसंद करेंगे, बीजेपी के साथ जाना नहीं पसंद करेंगे, बीजेपी से कभी हम समझौता नहीं करेंगे, कभी गठबंधन नहीं करेंगे। इस तरह के कई बयान उन्होंने दिए हैं। लेकिन अब उनकी वो जान कहाँ फंसी है कि समय समय पर बीजेपी उनको दबा देती है और वो दब जाते हैं। लालू यादव का फोन भी नहीं उठाए वो। देखिए, लालू यादव एक बेजोड़ राजनेता का नाम है। अगर बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ अगर कोई इस देश में राहुल गांधी जी के बाद
अगर खोलकर लड़ने वाला व्यक्ति है तो उस व्यक्ति का नाम है माननीय लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव जी ने जेल जाना गवारा किया। लालू प्रसाद यादव जी ने यातना सहा। तमाम यही भाजपा के लोग हमेशा टारगेट उनको करते रहे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं संघ की विचारधारा, विध्वंसक विचारधारा, जो देश को तोड़ने वाली विचारधारा है, उस विचारधारा के कदाप मैं समझौता नहीं कर सकता। और लालू प्रसाद यादव की जो राजनीतिक ऊंचाई है, जो राजनीतिक उनका कद है, वह बहुत बड़ा कद है। और उस कद के आगे जहाँ तक मुझसे अगर व्यक्तिगत कि नीतीश कुमार जी को अगर आप खड़ा करना चाहेंगे तो नीतीश कुमार जी निहायत स्वार्थी किस्म के सिर्फ राजनेता हैं। वो अपने स्वार्थ की राजनीति करते हैं। और लालू प्रसाद यादव जी देश की राजनीति और विचारधारा की राजनीति करते हैं। लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को अगला सीएम कैंडिडेट भी घोषित कर चुके थे। ये तो हकीकत है, लेकिन अब तेजस्वी को ही सीएम बनने से रोकने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। देखिए, एक चीज बता दें, नीतीश कुमार ने क्या कहा और कब पलट गए, उन बातों पर हम बहुत चर्चा नहीं करना चाहते हैं। नीतीश कुमार एतवार करने वाले नेता नहीं हैं। नीतीश कुमार की बातों का मुझे कोई एतवार नहीं है, क्योंकि उन्होंने 20-25 सालों की राजनीति में बहुतेरे ऐसे बयान उनके मिलेंगे। आप मीडिया के विद्वान पत्रकार हैं, आप भी जानते हैं, आप भी निरंतर उस चीज़ को देखते हैं, सुनते हैं कि उन्होंने अपने स्वार्थ, सिर्फ मात्र स्वार्थ की राजनीति में कभी इधर पलट जाना, कभी उधर पलट जाना, कभी उसकी तारीफ कर देना, कभी उसको, लेकिन टारगेट उनकी कुर्सी है। 8 बार मुख्यमंत्री बने हैं वो दल बदल करके। हाँ, दल बदल करके आरजेडी तो कभी बीजेपी। उन्होंने अपने चरित्र को हमेशा उस कुर्सी के लिए गिरवी रखा। कभी इस तरफ चले गए, कभी उस तरफ चले गए। और ऐसे लोगों से हम निष्पक्षता के साथ, ये कोई पॉलिटिकल बयान हम नहीं दे रहे हैं आपके चैनल पर, हम निष्पक्ष राजनीति की बात कर रहे हैं। कांग्रेस को भी सावधान रहना चाहिए। कांग्रेस को सावधान रहना चाहिए, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि इंडिया अलायंस में होने के बाद अगर नीतीश कुमार जाते हैं तो इंडिया अलायंस तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा यार, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह देश, पूरा भारतवर्ष, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से कटक तक ये देख रहा है कि नरेंद्र मोदी की उस विचारधारा के खिलाफ मात्र एक व्यक्ति लड़ रहा है, उसका नाम राहुल गांधी है। और इस देश की निगाहें टिकी हुई हैं राहुल गांधी पर। आज पूरा देश ये समझ रहा है कि इस देश में एकता, इस देश में अखंडता अगर कोई कायम कर सकता है तो मात्र राहुल गांधी कायम कर सकता है। सीना खोल कर खड़ा है, कह रहा है कि चाहे जितने भी सितम तुम करोगे, हम सितम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन देश के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। तो आपको नहीं लगता कि नीतीश कुमार के पाला बदलने के बाद जो उनका कोर वोटर है वो उन्हीं के साथ चला जाएगा? देखिए, आज कोर वोटर की बात नहीं है। इस देश में मात्र दो वोटर रह चुके हैं। एक बीजेपी समर्थक विध्वंसक विचारधारा के जो अनुयायी हैं, और दूसरी तरफ गांधी विचारधारा के अनुयायी हैं। यह देश गांधी के सिद्धांतों पर चलने वाला देश है। अब कोई राजनीतिक दल या कोई राजनीतिक नेता अगर ये सोचे कि हम पॉकेट में अपने जाति और बिरादरी के वोट को लेकर हम राजनीति को इधर से उधर मोड़ देंगे, ये संभव नहीं। चुकी अब जनता एकदम समझ चुकी है कि यह जो छोटे दल हैं, और वो भी उसमें भी खास तौर से राजनीति में नीतीश कुमार जैसे नेता जो अपनी स्वार्थ के लिए राजनीति करते हैं, ऐसे लोगों के साथ अब जनता का समर्थन नहीं मिलेगा। वह समर्थन उसी को मिलेगा जो मोदी के खिलाफ, जो संघ के विचारधारा के खिलाफ तनकर खड़ा होगा और उनके खिलाफ लड़ेगा। कैसे मजबूत होगा इंडिया अलायंस? इंडिया अलायंस कैसे मजबूत होगा अगर ममता बनर्जी अलग बंगाल चुनाव लड़ेंगी और भगवंत मान पंजाब लड़ेंगी, इधर नीतीश कुमार भी अलग हो गए? देखिए, एक चीज बता दें आपसे, कांग्रेस पार्टी ने ये निर्णय आज से 5 महीने 6 महीने पहले किया कि जितने भी, पहले तो ये कहा कि जो संघ और बीजेपी के विचारधारा के खिलाफ के लोग हैं, जो गांधीवादी विचारधारा में विश्वास रखते हैं, समाजवाद में विश्वास रखते हैं, उनको खुला निमंत्रण दिया। उसमें कुछ कालनेमी टाइप के लोग भी आ गए, खोल ओढ़ कर, जबकि सत्य है कि वो अंदर से हाफ चड्डी पहने हुए लोग हैं। कहाँ आ गए? अब जैसे नीतीश कुमार ही आ गए, वो हाफ चड्डीधारी हैं, लेकिन वो खोल ओढ़ लिया कि हम भी गांधीवादी की विचारधारा के हैं, आ गए। लेकिन उनका हसर आपने देख लिया। 3 महीने नहीं बीते, उन्होंने अपनी औकात दिखला दी, उन्होंने मूल चेहरा दिखला दिया कि नहीं, मैं हाफ चड्डीधारी हूँ। इस तरह से कांग्रेस ने अपना काम किया है
कि जो भी इस विचारधारा के विरुद्ध है वो कांग्रेस के साथ आकर गठबंधन करे और इनको हराया जाए। अगर ये लोग भागते हैं तब भी इस पार्टी का नाम कांग्रेस पार्टी है। इसकी जड़ जो है इतनी मजबूत जड़ है और यह देश जानता है, ये देश की आवाम जानती है, इस देश का गरीब मजलूम जानता है कि अगर अन्याय के खिलाफ अगर कोई मुक्ति दिला सकती है इस देश की कोई राजनीतिक पार्टी तो वो कांग्रेस पार्टी है। इस देश में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ भी कांग्रेस ने ही निजात दिलाया था। यह भी थे जिसको ये वीर सावरकर आज बनाकर प्रस्तुत करते हैं, जिसको ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी को ये सब हाफ चड्डीधारी जो थे ये अंग्रेजों के दलाल थे। उस समय भी गांधी ने लाठी लेकर इस देश को आज़ाद कराने का काम किया था और इस देश को न्याय दिलाने का काम किया था, लोकतंत्र स्थापित किया था, सबको समानता का अधिकार दिया था। ये सारी चीजें देश जानता है। तो बीजेपी भी तो राष्ट्रवाद अलग भुना रही है। कौन सा उनका राष्ट्रवाद है? देश के साथ नहीं, बीजेपी के साथ नहीं। कौन सा राष्ट्रवाद? चुनाव आएगा, हम पुलवामा जैसी घटना कराएंगे जिसकी जांच भी नहीं कराएंगे। हम उन शहीदों के नाम पर वोट मांगेंगे, हम राम के नाम पर वोट मांगेंगे, हम धर्म के नाम पर वोट मांगेंगे। यही राष्ट्रवाद है? यही भारत का यही राष्ट्रवाद है? तो फिर एक परसेप्शन क्यों क्रिएट हो गया कि जो बीजेपी के साथ है वो राष्ट्रवादी है, जो नहीं वो देशद्रोही? ये कौन कहता है? ये संघी टाइप के लोग कहते हैं, ये संघी मानसिकता के लोग कहते हैं कि जो मतलब कि हम बीजेपी के समर्थक नहीं है तो हम हिंदू नहीं हैं, हम सनातनी नहीं हैं, हम राष्ट्र प्रेमी नहीं। और राष्ट्र प्रेमी और राष्ट्रवाद की परिभाषा क्या है? देश के साथ खड़े हो। इस देश का हर व्यक्ति राष्ट्र प्रेमी है। कैसे? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे राष्ट्र। आप इतिहास मोदी जी उठाकर देख लेना, मोदी जी इतिहास और अमित शाह और राष्ट्रवाद की परिभाषा वो समझाता है जो खुद तड़ी पार हो यार, जो खुद तड़ी पार है वो राष्ट्रवाद हमको बताएगा। इस देश का हर वर्ग, हर तबका, हर समुदाय राष्ट्रवादी है। कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। उसके लिए किसी के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। हमने भारत में जन्म लिया है। कोई भारत माता की जय बोलता है, कोई वंदे मातरम बोलता है, कोई जय हिंद जय भारत बोलता है, लेकिन सब लोग हिंदुस्तान जिंदाबाद की ही बात करते हैं। कोई भी एक वर्ग बता दीजिए कि जो पाकिस्तान जिंदाबाद बोलता है। ये जानते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद ये कौन लोग बोलते हैं? यही संघी कांग्रेस जैसी पार्टी को बदनाम करने के लिए, जो कल तक अंग्रेजों के तलवे चाटते थे, चड्डी साफ करते थे, वही लोग कांग्रेस को बदनाम करने के लिए ये ऐसा घृणित कार्य करते हैं। और कांग्रेस उस विचारधारा की व्यक्ति है। इस देश की आज़ादी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, ईसाई सारे लोगों का आखिरी सवाल क्या लगता है आपको 2024 में क्या मुकाबला होगा? एकदम अच्छा मुकाबला होगा, खुलकर मुकाबला होगा। और देश की इस नफरत की राजनीति को राहुल गांधी जी मोहब्बत की राजनीति से हराएंगे, मोहब्बत के पैगाम से हराएंगे। और देश ये समझ चुका है, क्योंकि आज जो देश की स्थिति बनी हुई है, यहाँ अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है, नौजवानों का कोई भविष्य नहीं है, पढ़े लिखे लोग सड़कों पर दर बदर घूम रहे हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। राम प्राण प्रतिष्ठा कर दिए, कहीं राम राज आ गया, उसी के दूसरे दिन बलात्कार 20 जगह हो गए। कौन से राम राज की और ये बलात्कारी टोटल, चूंकि मैं बनारस का रहने वाला हूँ, राम राज आया है। मोदी जी बनारस के सांसद हैं और बनारस के IT सेल के 3 पदाधिकारी BHU जैसी संस्थान में, जो मालवीय जी की बगिया कही जाती है, उस बगिया में एक छात्रा के साथ दुराचार करते हैं। यही रामराज्य है मोदी जी का। उनके संसदीय क्षेत्र में इनके 3 पदाधिकारी ABVP के, वो उस लड़की के साथ दुराचार किए। लानत है ऐसी राजनीति पर, थूकता हूं ऐसी राजनीति पर और बीजेपी पर जो रामराज की बात करते हैं। 2024 में होगा टक्कर जम के, एकदम टक्कर होगा। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में और माननीय खड़गे साहब के नेतृत्व में सरकार बनेगी, सरकार बनेगी। मोदी जी, अच्छा आप ये बताइए कि 3 स्टेटों के चुनाव में अभी जो 4 स्टेटों के परिणाम आए हैं, ये परिणाम जनता को पच नहीं रहे हैं। मोदी जी ये जान लें, ये परिणाम जो आए हैं, ये जिस जनता ने जो वोट दिया है, उसको नहीं समझ में आ रहा है कि हमारा वोट गया कहाँ। हमने वोट तो किसी अन्य राजनीतिक दल को दिया। ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं आप? एकदम ईवीएम पे सवाल नहीं उठा रहे हैं। आज जरूरत है, और जान लीजिए कि ईवीएम से इतना बड़ा विश्वास उठ चुका है आम जनता का। आप गाँव में जाइए ना, गाँव का व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति जो है गाँव का,
वो कह रहा कांग्रेस है कि पार्टी मशीन ईवीएम पर आप सवाल उठा रहे, कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं इसके लिए विरोध क्यों नहीं कर रही है? हाँ, क्यों? कर रही है। अभी अभी दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में अभी 15 दिन पहले यही नॉर्थ एवेन्यू में हुआ है। हम सारे लोग इस पर संज्ञान हमारे बड़े नेताओं ने लिया है और इस पर चुनाव आयोग तो उनकी कठपुतली बना है। वो तो कह रहा है कि ईवीएम ठीक है। अरे चुनाव आयोग, तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी ये बनती है कि तुम किसी सरकार के नहीं, तुम इस देश की एक चुनाव की संस्था के मालिक हो और चुनाव में लोकतंत्र को कायम रखने के लिए, आम जनमानस को विश्वास में लेने के लिए, तुम्हें अगर जनता कह रही है कि आवाज ईवीएम गड़बड़ है, ईवीएम से घोटाले हो रहे हैं, ईवीएम के द्वारा वोट बदले जा रहे हैं, तो जनता के विश्वास को तुम जीतो। और क्या क्या दिक्कत है तुमको? तुम मतलब कि नोटबंदी करके पूरे देश में 15 दिन में नोट छपवा सकते हो, तो बैलेट पेपर क्यों नहीं छपवा सकते? नहीं, क्यों नहीं छपवा सकते? और किसके? तुम्हारे घर से, तुम्हारे मोदी जी के घर से पैसा लगाना है, हमारा पैसा लगाना है, इस जनता का पैसा लगाना हम कर देते हैं। क्या दिक्कत है? तुमको हजारों करोड़ रुपए हमने पैसे तुमको दिए थे, तुम जब खर्च कर दिए, तुम ले जाकर अयोध्या में हजारों करोड़ रुपए तुमने धर्म के राजनीति में खर्च किए हो। तो आबादी हिंदुस्तान की आबादी तब कुछ और थी जब बैलेट पेपर से चुनाव होता था। आज 150 करोड़ के करीब हो जाए, 500 करोड़ हो जाए, क्या मतलब है इसका? आप रोजगार उसी तरह से सृजित करो, उसी तरह से कर्मचारी लगाओ, उसी तरह से। ये तो हमारा मौलिक अधिकार है। हमारा एक वोट का जो मौलिक अधिकार संविधान में है, अगर जिस दिन ये लगने लगे कि हमारे वोट का दुरुपयोग हो रहा है, मैं जिस दल को वोट देता हूं वो दल को वोट मेरा न जाकर किसी और को जा रहा है, तो ऐसे में चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट और सरकार तीनों को सचेत लेना चाहिए। नहीं तो यह जनता भारत की जनता है। अंग्रेजों के खिलाफ जब उतरी तो ब्रिटानिया हुकूमत को यहाँ से भागना पड़ा, और कल जब आपके खिलाफ उतरेगी ना तो पता नहीं चलेगा कहाँ। उसके पहले चेत जाइए मोदी जी और योगी जी या तमाम यहाँ की जो भी संस्थाएं हैं, चुनाव आयोग, चेत कर आप इस पर निर्णय लीजिए और बैलेट पेपर से चुनाव कराइए। ये व्यक्तिगत मेरी भी मांग है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ थे शशिनाथ उपाध्याय। देश की मौजूदा राजनीति, बिहार में मचे हुए हलचल और 2024 लोकसभा चुनाव, कांग्रेस पार्टी की तैयारी, इन सब तमाम मुद्दों पर उन्होंने खुलकर अपनी राय रखी। देखते रहिए PRB। शुक्रिया।